वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले डब्ल्यू। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ आर। चौथा अक्षर क्या है? ई, एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। और हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो अपने पति का यज्ञ में अपने पति का साथ देती है, उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जो भी हमारे समाज ने एक हायरार्कियल ऑर्डर बनाया जिसमें टॉप पर लोग बैठे हैं, अब ये हायरार्कियल ऑर्डर सही है या गलत है उसकी बात आगे करेंगे ही, बट ये हायरार्कियल ऑर्डर बनाया तो उस ऑर्डर के टॉप पर जो लोग बैठे हुए होते हैं, हमें उनसे एक तरह के डिमीनर की, एक तरह के बातचीत के तरीके की उम्मीद होती है कि वो इस तरीके से ही बात करेंगे। वो यहाँ पर थोड़ी सी खंडित होती हुई नजर आती है। मुझे नहीं पता कि इनके कान में किसने बोल दिया कि वाइफ शब्द का ये मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। पता नहीं ये कहाँ से हुआ, क्योंकि जब हम लिंग्विस्टिक्स को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, किसी शब्द की एटाइमोलॉजी को देखते हैं, तो हमें वाइफ शब्द का ये अर्थ कहीं पर भी नहीं दिखता है दूर दूर तक। इस शब्द का जो है मतलब बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा। और जो अंकल लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चाएं करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, उसमें इस तरह के जोक्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जोक को इन्होंने एक स्टेटमेंट बना दिया। क्योंकि जब हम इंग्लिश को देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश को, तो जो सबसे पहला एटाइमोलॉजी दिखता है वाइफ का, वो आता है वीव से, जिसका मतलब होता था विमेन, फीमेल, अडल्ट वुमेन या फिर फीमेल पार्टनर। और इसको प्रोटो जर्मेनिक से भी देखा जाए तो अगेन उसका वर्ड है वो है विबम या विबन, तो वो आता है वुमन या फीमेल पर्सन से। अगेन ओल्ड सेक्सन से लेकर ओल्ड नॉर्स, गॉथिक, जर्मन, सभी में इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल से है। कहीं पर भी एंजॉयमेंट या प्लेजर इंस्ट्रूमेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लेजर या वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनीथिंग, ऐसा कोई मीनिंग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। अब अगेन मैं बाबा जी के बारे में, जो हायरार्कियल सिस्टम में टॉप पर बैठे हुए, इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अदरवाइज कमेंट में लोग मेरा फ्यूचर खराब करने आ जाएंगे, जैसा अक्सर होता है। तो असली मुद्दा है कि फिर इनको ये जो वर्ड का मतलब है वो कहाँ से पता चला, क्योंकि बाद में जब इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देना चाहे, इसका जस्टिफिकेशन, सफाई भी देना चाहे, तो उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज़ कही कि अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। पर अगर आप इस रील को शुरू से ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे वाइफ बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो आई डोंट नो वो कहाँ से इन्होंने लिया, या इनका खुद का था या कहीं और से लिया। उस मामले में उस तरीके से मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट आप खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा। और हमारे देश में महिलाओं की प्राचीन काल से क्या स्थिति रही है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाया है कि क्या स्थिति हमारे देश में महिलाओं की रही है धर्म की वजह से, और जो भी पैट्रियार्की की वजह से क्या क्या महिलाओं को भोगना पड़ा, नहीं सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में ही। इसके बारे में इन्होंने और भी ज़्यादा बातें कही हैं जिसका जिक्र शायद यहाँ पर करना पता नहीं कितना उचित होगा, बट एक वीडियो है जिसको मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये मनुस्मृति और संविधान को कंपेयर कर रहे हैं। और वही हमारा आज का वीडियो का मेन मुद्दा है। हायरार्कियल सिस्टम किसने बनाया, क्यों अभी तक चल रहा है, क्यों लोग इसको मान रहे हैं, यही मेन वीडियो का थीम है। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। ये कह रहे हैं मनुस्मृति में ऐसा एक भी वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। आयरॉनिकली जो वीडियो में भी आपको बाद में ये पूछेंगे रिपोर्टर्स कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मनुस्मृति में तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने मनुस्मृति की जो प्रतियां जलाई थी, क्योंकि उन्हें बहुत नागवार गुजरी थी जो बातें मनुस्मृति में कही गई थी, जिसके बारे में अगेन हम वीडियो में बात कर चुके हैं। जो हमारा कास्ट बेस्ड वायरस वाला वीडियो था उसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि मनुस्मृति में क्या क्या कहा गया है। या तो इन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो अगर उसके अदरवाइज बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप ये वापस लीजिए जी, वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर बनाया था, वो नहीं बनाए थे।
नहीं, लेकिन वो उसके अध्यक्ष थे और वो अध्यक्ष से क्या होता है वो तो सब। और वो उसके Okay. अगवा थे। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। मुझे तो दुख इस बात- आप कह रहे हैं वो सबसे पहला संविधान है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को माना कि अन्याय का ग्रंथ है। सुनिए, मुझे दुख इस बात का है, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। मनुस्मृति की अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति जलाई, उनकी जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, उनको तो खुद जर्मनी जाकर इसे पढ़ना पड़ा। सुनिए, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर आयरनी यही है कि जब आपने किसी और जाति को पढ़ने लिखने के लिए वर्जित कर दिया कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें मार काट दिया जाएगा, तो वो कहाँ से पढ़ेगा? रिपोर्टर ने भी ये चीज़ पूछी है, थैंकफुली। संस्कृत पढ़ने से हमारे यहाँ किसी को नहीं रोका गया। बहुत बड़ा झूठ है ये भी। मनुस्मृति में खुद लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों के अलावा कोई और अगर इसको पढ़ेगा तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, उसकी जीभ जला दी जाएगी, और भी पता नहीं बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिसके बारे में अगेन हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये झूठ बोल रहे हैं। क्या आप बाबा अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। थैंकफुली इनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, जो है वो है, जो फैक्ट डू नॉट चेंज, भले ही कोई उसको माने या ना माने। बट ये ही इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि जो हायरार्कियल सिस्टम बनाया गया है, जो ये बनाया गया है कि कोई ऊपर रहेगा और बाकी लोग नीचे रहेंगे, वो क्यों बनाया गया था, किस वजह से बनाया गया था, और अगर वो गलत है तो आज भी हम उसको क्यों मान रहे हैं, यही हम आज के इंस्टा ज्ञान वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। अगेन डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पर किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी व्यक्ति को, ना ही किसी धर्म को, ना ही किसी ग्रुप को, ना ही किसी जाति को। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बात करने के अधिकार का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिना किसी को टारगेट किए, बिना किसी को अपमानित किए हुए। तो इस वीडियो को उसी तरीके से लीजिएगा। तो ये जो हायरार्कियल सिस्टम बनाया हुआ है उसकी बात अक्सर कथावाचक अपने कथाओं में करते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो सबसे ऊपर हैं। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। ब्राह्मणों से मुखम आसीत। क्षत्रिय भगवान की भुजा, वैश्य भगवान के उदर से, और शूद्र कहां से निकले हैं पता है? भगवान के पांव से, चरण से। इनफैक्ट ब्राह्मणों के अधीन ही सारे मंत्र हैं। अच्छा, मंत्र किसके अधीन है? भाई ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। संसार देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? अब यहाँ पर मैं इस बाबा से पूछना चाहूँगा कि सुअर किसको बोला जा रहा है। ये अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रहा है, तो मैं इसको बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस बाबा से या इस बाबा के फॉलोअर्स से कि यहाँ पर ये बात किसके लिए कही जा रही है। इतनी प्रॉब्लमेटिक बात है, मतलब ये कही भी गई है, किसी के लिए भी कही गई हो, भले ही किसी भी जाति के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी तरह के वर्ग के लिए, तो वो गलत है। और इनके खिलाफ ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी जब मैंने ये रील देखी। तो फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? हाउ अबाउट इंसान? फॉर अ चेंज इंसान बोल सकते हैं ना उसको। हमें इस जहर से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, राइट? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। आयरॉनिकली विचारों की संकीर्णता कहाँ पर है वो आपको दिख रही होगी, और कहाँ पर विचारों का खुलापन है। विचारों की संकीर्णता वहाँ पर है कि हम अपनी ही जाति में विवाह करना चाहते हैं, अपनी ही जाति के लड़के लड़कियों को ढूंढना चाहते हैं, और जाति से बाहर शादी करना पाप हो जाता है, महापाप हो जाता है। वो विचारों की संकीर्णता है, या फिर जाति के बाहर जाकर जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, उससे शादी करना विचारों की संकीर्णता है। छोटी बुद्धि वाला कौन है वो आपको दिख रहा होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इस बारे में, बट आपको दिख रहा होगा। सबका ये विधान है, ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से ही जाता है। ये विधान शास्त्रोक्त विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया? जैसे बैंक, आपने यहां डाला, वहां तुरंत मैसेज चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्था बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का। पर वो तो पता चल जाता है, अगर मैंने किसी के बैंक में पैसे डालने हो और अगर मैं 1000 रुपये यहाँ से भेजूंगा तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगा।
उसका मैसेज मुझे मिल जाएगा, इसका प्रूफ मुझे मिल जाएगा कि वहां तक 1000 रुपए पहुंच चुके हैं। बट जो व्यक्ति इस संसार में नहीं है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे पूर्वज हैं, अब वो खाना खा रहे हैं या नहीं आपके थ्रू, आपके मुख के थ्रू, उसका प्रूफ क्या है? उसका भी तो प्रूफ दीजिए हमें। जैसे बैंक का ट्रांजैक्शन का प्रूफ हमें तुरंत मिल जाता है, वैसे ही आप भी तो प्रूफ दीजिए कि आपका खाया हुआ वहाँ पर मिल गया है हमारे पूर्वजों को। तो ये जो सारा हायरार्कियल सिस्टम रचा गया है, उसका एक रीज़न है, उसका एक पर्पस है, जिसकी बात अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। पर उससे पहले ये वाली रील भी देख लीजिए। वीडियो लाओ जी, हैप्पी दिवाली बाबू, ग्रहण कर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। आईफोन आ गया मैडम के पास, पर अपनी शक्तियों से ये पता नहीं लगा पाई कि ऑरेंज है या ब्लू आईफोन है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ब्लू है, बट इस इंसान को अभी भी पता नहीं चलेगा कि ऑरेंज है ब्लू है, जबकि डब्बे पर साफ साफ ब्लू आईफोन की तस्वीर दिख रही है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है। टेढ़ा बोला गिरेगा। ब्लू 17 प्रो मैक्स। उसके बाद ले ऐसे अपने हाथ से पकड़। चलो दूर से बना लेना, क्या इधर से वाइड एंगल ले लेगा। भाई मेरे बाबू ने दिवाली पे मुझे 17 प्रो मैक्स दिया है। हम क्या मांग लेते हैं ना। कौन है लोग, कहाँ से आते हैं, और कौन, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उनको गिफ्ट दे रहे हैं। 17 प्रो मैक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली कम से कम 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है। अगर बेस भी मान लूँ 256 GB वाला, तो भी 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है। 1.5 लाख रुपए की वस्तु आप ऐसे ही किसी को दान में दे रहे हैं। किस इंसान को? इस इंसान को। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि यही सिस्टम मेरा तारण करेगा, यही सिस्टम मुझे तारेगा, इसी से मुझे स्वर्ग मिलेगा, इसी से मेरे कर्म अच्छे होंगे, और नहीं करूंगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो एक और रील है सनातनी साइंटिस्ट वाली, उसको हम लास्ट के लिए रखते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बट फिलहाल हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है अभी तक कि एक तबके के लोग, एक जाति के लोग अपने आप को सुपीरियर मानते आए हैं। नहीं वो लोग, बल्कि सभी लोग उस एक जाति को सुपीरियर मानते आए हैं, और अभी भी मानते रहें, और शायद आगे भी मानते रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली क्रक्स इसका है सोशल इंजीनियरिंग या फिर कंट्रोल ऑफ नॉलेज। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भले ही वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, स्क्रिप्चर्स हो, रिचुअल्स हो, जब कोई एक ग्रुप नॉलेज को कंट्रोल करता है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटस और पावर को भी कंट्रोल करता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में हुआ, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ऐसा हुआ, जिसके बारे में हमने अपने सेपियंस वाले वीडियो में बात की थी डिटेल में, कि जब एक तबके के लोग जो सोसाइटी के हायरार्की में थोड़े ऊपर हैं, जब वो कंट्रोल करना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, तो वो इसी तरह के काम करते हैं। ना ही सिर्फ लिखना पढ़ना कंट्रोल किया गया, जो पुराने समय से ही सबसे बड़ा पावर था, बल्कि जितने भी धार्मिक टेक्स्ट थे उसमें प्योरिटी, रिचुअल सुपीरियरिटी या फिर बर्थ बेस्ड हायरार्की जैसे टर्म इंट्रोड्यूस किए गए। इसका इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त था कि हम टॉप पर हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है हमें टॉप पर रहना है, जिसे कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग, कि हम ऐसे क्यों हैं, हम श्रेष्ठ क्यों हैं, क्योंकि किताबों में लिखा है, और किताबों में लिखा है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो ये ऐसी सर्कुलर रीजनिंग बनाकर आपको शुरू से बरगलाया जाता है। ना ही ये सिर्फ उनकी जो पोजीशन है, जो सुपीरियरिटी है, उसको रीइंफोर्स करता है, बल्कि गारंटी करता है कि आपका कोई कंपटीशन ना हो, जिससे आपकी सुपीरियरिटी आज कल परसों बरसों तक बनी रहे। क्योंकि यू आर द ओनली सोशल ग्रुप हु इज अलाउड टू स्टडी, यू आर द ओनली सोशल ग्रुप हु इज अलाउड टू प्रीच यानी इंटरप्रेट रिलीजन, एंड यू आर द ओनली सोशल ग्रुप हु इज अलाउड टू कंडक्ट रिचुअल्स। बाकी सब अगर कोशिश भी करेंगे तो उनको तो ऑटोमेटिकली आप डिफॉल्ट अथॉरिटी क्लास बन जाते हो। ना ही सिर्फ आप, बल्कि आपकी आने वाली नस्लें, क्योंकि ये हायरार्कियल सिस्टम है, राइट? महाराज जी, मेरा जन्म शूद्र जाति में हुआ है, किंतु मुझे संन्यास लेना, मैं द्विज नहीं हूँ। क्या मैं दशनामी अखाड़े या शंकराचार्य परंपरा में संन्यास ले सकता हूँ? तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है, मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं, यहाँ तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं। अब मुद्दे की बात आती है कि व्हाई द सिस्टम वाज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस।
ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा किया गया, क्योंकि एंशिएंट सोसाइटी समवॉट नीडेड हायरार्की टू कंट्रोल पीपल। तो जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थे, भले ही वो इजिप्ट हो, ग्रीस हो या चाइना हो, इन सभी में इसी तरह के डिवाइड क्रिएट किए गए। वो किए गए लेबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कुछ लोग काम करने वाले भी चाहिए। अगर सभी लोग बैठे रह गए तो काम कौन करेगा? और अगर कुछ लोगों को सुपीरियर नहीं समझा जाएगा तो फिर लोगों का इकोनॉमिकल और सोशल एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाएगा? क्योंकि अगर सभी लोग अपने आप को बराबर समझेंगे, सामाजिक समानता होगी, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जगहों पर इस तरह के काम किए गए, भारत में भी इस तरह के काम किए गए, बट भारत में इसको हेरिडिटरी बना दिया गया। मतलब LIC पॉलिसी आपके साथ भी और आपके बाद भी। तो आपका जो रोल था ये वाला, वो परमानेंटली लॉक हो गया। अब इसी ग्रुप ने ना ही सिर्फ स्क्रिप्चर्स को लिखा, ना ही सिर्फ उसे इंटरप्रेट किया, बल्कि उसके रूल्स को भी प्रिजर्व करने की भरपूर कोशिश की। और जिस भी सोसाइटी में जो भी ग्रुप रूल बुक बनाता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को गुड पोजीशन में रखता है। अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े। अगर नहीं दान दोगे तो राहु तुम्हारे ऊपर 7.5 के रूप में विराजमान हो जाएगा और तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। ये हमने हर सोसाइटी में देखा है। भले ही क्रिश्चियन मिशनरी हो, जिसमें पोप को सबसे टॉप पर रखा गया हमेशा, और पोप की बात को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, या कोई मुल्ला मौलवी हो, उसकी बात को भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, फतवा जारी कर दिया जाएगा। तो सभी धर्मों में इस तरह की हायरार्की आपको देखने को मिलेगी कि जिसने रूल बुक लिखी उसने अपने आप को टॉप पोजीशन पर सिक्योर कर लिया। और ऑफ कोर्स इस तरह के हायरार्किकल सिस्टम को डिवाइन अप्रूवल मिला, ताकि इस पर कोई सवाल उठा ही ना सके। जो इस पर सवाल उठाने की कोशिश भी करे उसको धर्म विरोधी बोलकर मार दो, क्योंकि ये सिस्टम तो भगवान का दिया हुआ है और भगवान की वाणी पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है। बट हमें पता है कि ये ह्यूमन डिजाइन्ड, एलीट एनफोर्स्ड और ट्रेडिशन प्रोटेक्टेड हायरार्किकल सिस्टम है। अब मेन मुद्दा आता है कि हम अभी तक क्यों इस सिस्टम में अटके हुए हैं? क्योंकि ओल्ड हैबिट्स सीधे सीधे नहीं जाती हैं। अब कोई 2000 साल से सिस्टम चला आ रहा है और आप कहो कि आज रातों रात मुझे उस सिस्टम को हटाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्पेशली तब जब इस सिस्टम के टॉप पर बैठे हुए लोग उससे बेनिफिट कर रहे हो, उसका फायदा, भरपूर फायदा उठा रहे हो। और जो शुरू में सोशल स्ट्रक्चर था सिर्फ, अब वो ऑफ कोर्स सदियों से होते होते वो अब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में बदल गया। जो टॉप पर बैठे हुए लोग थे वो अमीर हो गए और जो निचले स्तर पर थे वो गरीब के गरीब रह गए। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनलिटी है, ये जो डिस्पैरिटी है, वो बढ़ती चली गई। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। और ऑफ कोर्स जब गरीब और गरीब होता जाएगा तो उसके पास पढ़ने के लिए टाइम थोड़ी ना होगा। जब उसको ऑलरेडी पढ़ने से वंचित रखा गया तो अब उसकी एक आदत बन गई कि अब पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला, जो ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट इस चेंज में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1-2 जनरेशन का टाइम और लगेगा। बट ये चेंज स्लो स्टडी है, और चूंकि ये चेंज बहुत ही स्लो है, कछुए की स्पीड की तरह है, इसलिए जो प्रिविलेज ग्रुप हैं वो इस बात को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि ये सिस्टम अनफेयर है। उनके हिसाब से तो ये सिस्टम जबरदस्त फेयर है, क्योंकि उसका एडवांटेज नहीं मिला है। तो इसके लिए वो स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन देंगे, वो स्यूडो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, वो मेरिट का आर्ग्यूमेंट देंगे कि हम तो इस लायक हैं इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। या फिर कहेंगे कि कास्ट वास्ट अब थोड़ी ना होती है, जाति तो खत्म हो गई, अब थोड़ी ना जातिगत भेदभाव होता है आज 2025 में। और चूंकि उन्हें पास्ट में रहकर पास्ट को ग्लोरीफाई करने में फायदा दिखता है, इसलिए वो एंशिएंट इंडिया को अभी भी परफेक्ट सिविलाइजेशन बताते हैं, क्योंकि उससे उन्हीं का फायदा है, क्योंकि वो उस कल्चरल हायरार्की को, उस रिलीजियस हायरार्की को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसके बारे में बात की थी हमने अपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाले वीडियो में डिटेल में, तो उसे भी इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। जाते जाते जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको एक रील जरूर दिखाना चाहूंगा जिसके लास्ट में आपको लगेगा कि ये क्यों बोल दिया गया एकदम से। इस आइकॉनिक फोटो को आपने इंटरनेट पर भर भर के देखा होगा। इसमें अलग अलग देशों के जो टॉप क्वांटम फिजिसिस्ट हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इससे भी आइकॉनिक इस फोटो को आपने देखा है? ये कई देशों के नहीं, केवल अकेले हमारे कलकत्ता के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में अच्छे के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इस फोटो में 6 लोग रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो हैं, जो किसी भी वैज्ञानिक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आज ऐसे कई कंट्रीज होंगे जिनमें से 6 लोग भी रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो नहीं बने होंगे, जितने हमारी एक कलकत्ता से बन गए थे। अब इन भाई साहब का पूरा चैनल चलता है धार्मिक स्यूडो साइंस को परपेचुएट करने में। अब आप अपने चैनल के सारे वीडियोस में पानी पी पी कर वेस्ट को गालियां देते हो, तो आप अपना वैलिडेशन वेस्ट से क्यों ले रहे हो? जबकि ये साइंटिस्ट तो अपने आप में, इनकी अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं कि हमें वेस्ट से कुछ, आपके हिसाब से वेस्ट से कुछ क्रेडिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है। इनमें जो सबसे आगे बाईं तरफ बैठे हैं मेघनाथ साहा जी, अपने जीवन में 7 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे। अगेन नोबेल प्राइज तो वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है ना,
वो तो खराब है, उसको आप क्यों वैलिडेट कर रहे हैं? मेघनाथ साहा जी का नाम याद रखिएगा। उनके बगल बैठे हैं आचार्य जगदीश चंद्र बसु जी, जिनके नाम पर चंद्रमा पर आज एक क्रेटर है। वो पहले नॉन यूरोपियन साइंटिस्ट हैं जिनको गोरी चमड़ी वालों ने साइंटिस्ट माना था। अगेन, गोरी चमड़ी वालों के साइंटिस्ट मानने से क्या वो साइंटिस्ट बने या ऑलरेडी वो साइंटिस्ट थे? अगेन, वेस्टर्न वैलिडेशन हमें छूट नहीं रहा है यहाँ पर भी। उन्हीं के पीछे बाईं तरफ खड़े हैं सत्येंद्र नाथ बोस जी, जिन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था, जिसका आज उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है। और उनका इतना सम्मान है कि पाउल डिराक ने बोसॉन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा था। आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं। वेस्ट वाले तो सारे खराब है ना। और आइंस्टाइन का नाम भी याद रखिएगा, आगे काम आएगा। पॉल डिराक का नाम भी याद रखिएगा, काम आएगा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय यूरोप के बाहर वो पहले केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं जिनको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने केमिकल लैंडमार्क प्लेक से सम्मानित किया। कुछ और इनका जो एक्चुअल काम है उसकी बात करें ना, आप तो वेस्टर्न जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं कि वेस्ट ने इनको वैलिडेट किया तभी आज इनको साइंटिस्ट मान रहे हैं। हाउ? इनका तो बहुत सारा अच्छा काम है जिसको आप बता सकते थे। सभी के सभी कट्टर हिंदू थे, वेदांती थे, उपनिषदों के सिद्धांत पर चलने वाले थे और उन पर गर्व करने वाले थे, नास्तिक नहीं थे। अब इस साइंटिस्ट का कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू होने से क्या लेना देना? साइंटिस्ट थे, साइंस पर काम किया ना, साइंटिफिक डिस्कवरीज पर काम किया उन्होंने। दे आर ऑल ग्रेट साइंटिस्ट। अब मेघनाथ साहा जी का नाम इन्होंने लिया तो मेघनाथ साहा जो थे वो एथीस्ट थे घोषित रूप से, तो वो कहां से कट्टर सनातनी हो गए? बहुत लोग समझते हैं कि आइंस्टाइन वाज आल्सो रिलीजियस, बट आइंस्टाइन वाज एग्नोस्टिक। वो घोषित रूप से एग्नोस्टिक थे। जो पर्सनल गॉड की जो अवधारणा है जिसको लेकर ये चलते हैं जनरली अपने वीडियोस में, उसके सख्त खिलाफ थे। पॉल डिराक वाज आल्सो एन एथीस्ट। वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया? तो मेन मुद्दे की बात है कि साइंटिस्ट सनातनी हिंदू हों या ना हो, एथीस्ट हों चाहे ना हो, हम इनको जानते हैं इनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स की वजह से, ना कि इनके धार्मिक या एथीस्ट होने की वजह से। पर लास्ट की जो लाइन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, तो उस पर मैं आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। नास्तिक नहीं थे जैसे कि आज सोशल मीडिया पर बैठे साइंस कम्युनिकेटर्स हैं। नास्तिक नहीं थे जैसे कि आज सोशल मीडिया पर बैठे साइंस कम्युनिकेटर्स हैं। किसकी बात कर रहे हो? खुल के नाम लो ना। और साइंस कम्युनिकेटर्स का एथीस्ट या नॉन एथीस्ट होने से क्या लेना देना? वो साइंस कम्युनिकेटर है ना, मतलब लास्ट में हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सोचने समझने को मजबूर किया होगा इस वीडियो ने आपको शायद। और अगर आपने हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। महिलाओं को किस तरह से ऑप्रेस किया गया सदियों तक पूरे विश्व में, स्पेशली इंडिया में, उसको अगर नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जरूर हमें आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा रीच बढ़ानी है ताकि हम इन लोगों को टक्कर दे सकें, वरना ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन और सूडो साइंस फैलाते रहेंगे। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बी लॉजिकल।